बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 पंजाब बोर्ड केमिस्ट्री, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 स्टेचोमेट्री। हमारा आज का टॉपिक है 4.8 केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस असल में क्या होते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है किसी भी किस्म की कोई केमिकल चेंज हो। अब उस केमिकल चेंज को जो है हम अगर सिंबल्स वगैरह और फार्मूलाज की शक्ल में जो है वो रिप्रेजेंट कर देना, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। कोई भी केमिकल चेंज हो, इसमें जो केमिकल इक्वेशन है इसमें दो चीज़ें होंगी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो तो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये मिलते हैं रिएक्शन करते हैं, और जो राइट साइड पर होते हैं ये प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ से देखें, कहते द केमिस्ट हैड डेवलप अ वेरी सूटेबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कि जो भी केमिकल चेंज हो रहे होते हैं उसको वो टर्म्स ऑफ सिंबल्स और एलिमेंट्स और फार्मूला कंपाउंड के फॉर्म में जो है वो शो करते हैं। कहते रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कि जो केमिकल जो चेंज हो रही है उसको इस तरीके से करना, जो है रिप्रेजेंट करना, वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन टेल्स अस एलिमेंट्स और कंपाउंड विच आर रिएक्टिंग। कि इसमें हमें ये बताता है कि कौन से केमिकल जो है वो इक्वेशन में एलिमेंट्स या कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। द सब्सटेंस रिएक्टिंग आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो हमारे लेफ्ट साइड पे रिएक्शन कर रहे होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, उसके रिजल्ट में जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये एल्यूमिनियम जो है ये लेफ्ट साइड पे है, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, और राइट साइड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइड राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल इक्वेशन को लिखा जा रहा होता है तो ये पॉइंट्स लाजमन ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट में देखें, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या था, पहले भी बताया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस दैट मैस ऑलवेज रिमेन्स सेम। जो रिएक्टेंट्स का जितना मैस होगा प्रोडक्ट का भी उतना ही होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को लाजमन ज़हन में रखा जाए जब भी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती हैं। दिस मीन्स दैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी प्रोड्यूस होते वक्त जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें कोई भी एटम वगैरह डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ एटम मस्ट रिमेन द सेम। के जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो लाजमन सेम रहने चाहिए ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज हो। थस द टोटल नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। तो इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ क्या है 4। इसमें देखें तो 2 2 ज़ा 4, एल्यूमिनियम बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, इस तरफ भी देखें 3 2 ज़ा 6। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों जो है तरफ जो है वो बराबर है, और ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। द फार्मूला ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। ठीक है, उनका जो करेक्टली लिखना है, सोडियम को आप एस नहीं लिख सकते, उसकी जगह पे आपको Na ही लिखना पड़ेगा, नेट्रियम जो कि उसका ग्रीक लैंग्वेज का एक नाम है। A chemical equation must determine the correct mole ratio among the reactant and the products between the reactant and the product। जैसे कभी बताया एल्यूमिनियम के साथ 4 लगा हुआ था, तो एग्जैक्ट रेशियो जो है वो बतानी चाहिए। A chemical equation must also point the direction to which change is proceeding। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरफ चेंज जो है वो प्रोसीड हो रही है, चेंज आ रही है। ये एरो बता रहा है कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये चेंज होके प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो लिहाजा ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है, हमारी केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। It is a usual practice to show the normal physical state of the reactants and produce subscript। solid gas are symbolized as, जो solid होता है उसको S से, ठीक है, लिक्विड को L से, और गैसेस को छोटा सा नीचे G लिखकर उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। A chemical equation can however only be written if all the previous mentioned points are experimentally verified। For example, कहते the nature of the product and their correct formulas must be first estimated before writing the chemical equation। यहाँ पे देखें Zn के साथ छोटा सा S लिखा हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड। H2O एक्वस मतलब ये लिक्विड है, और जिंक सल्फेट किस में बनेगा, सॉलिड में, और साथ में हाइड्रोजन किस में मिलेगी, गैस में। तो लिहाजा छोटा छोटा सा ये लिख दिया जाता है कि जो सॉलिड होते हैं उसके साथ S, जो एक्वस यानी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा वो AQ, और जो गैसियस स्टेट में होंगे छोटा सा साल्ट G लिख दिया जाता है। कहते अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन।
याद रखें कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। कोई भी एसिड हो, जब भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। द केमिकल इक्वेशन further tell us the mole ratio only between the reactants and products, but also between the reactant and product. According to the equation, the mole of zinc sulfate and 1 mole of hydrogen gas। ठीक है, अब यहाँ से देखें जिंक के साथ कितने मोल है 1, उसने कितने बनाए हाइड्रोजन के भी 1। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो इधर किधर आ गया, टोटल कितने 2, ये हाइड्रोजन 2, जिंक 1 सल्फेट 1 सारी इक्वेशन बैलेंस है ये। अब कुछ और टाइप के भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं जिसमें कि वो दोनों तरफ प्रोसीड करती हैं। ठीक है, उनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। देखें, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो इस तरीके से एक एरो के साथ बना देते हैं। जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो बोथ साइड पे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी बन रहे होते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट दोबारा ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते होते हैं। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसमें एरो, डबल एरो हेड इधर भी और इधर भी बनाया जाता है। कहते हैं समटाइम अ केमिकल रिएक्शन मूव्स बोथ वेज, इन अदर वर्ड द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इन टर्न रिएक्ट टू गिव द रिएक्टेंट्स बैक। ठीक है, कहते reaction involving ions may also be shown in the form of chemical equations. Both AgNO3 and NaCl are ionic compounds that are soluble in water. When they are mixed in water, they react to form products. AgNO3 NaCl तो क्या बन जाएगा, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, ये Cl इसके साथ लग जाएगा जाके तो AgCl हो जाएगा। ये NO3 जो है वो इसके साथ लग जाएगा तो ये NaNO3 बन जाता है, जो कि बाद में आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो अब इसको पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो NaNO3 है, Na प्लस और NO3 जो है वो नेगेटिव में, एक कैटायन और एक एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखें कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन से हम क्या क्या कैलकुलेशंस उनके ऊपर जो है वो फाइंड आउट करते होते हैं। देखें, कहते हैं अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स अस द मोल रेशियो ऑफ द मोलर मास बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ 73 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये देखें Ca के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो CaCO3 1, इसका मतलब है 1 मोल। अब 1 मोल में कितने जो है ना वो होंगे, वो 100 ग्राम। ये यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे सबके मोलर मैसेज निकाल के। अब यहाँ देखें क्लोरीन क्या होता है 35.5 और 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो ये 70 और 1 और 2 73 हो गए। ऐसे ही कैल्शियम का जो है ना 20, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, सबको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 1 मोल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, उसने 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट किया और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 जो है वो मोल वाटर का और 1 मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनी। इससे हम बाकी चीज़ों की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए। अब इनको कैलकुलेट करें कि जितना टोटल मैस इस तरफ होगा 173 ये है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो भी 173 आ जाएगा। तो लिहाजा जो टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स है और टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट्स है ये हमेशा बराबर होता है। अब एक एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स हैं हम उसमें से फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें से बताया कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हाउ मच CaCl विल बी प्रोड्यूस। अब इसमें कितनी कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें कि जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, मैस ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसका मैस कितना गिवन है 25 ग्राम। ये चीज़ें में गिवन है। ठीक है, अब मोलर मैस जो बनता है इसका, मोलर मैस ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का वो है 100। वो आपने पीछे देख भी लिया है, नहीं तो आप जो है वो ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कैल्शियम का 20, कार्बन का 12 सॉरी, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। सबको प्लस करेंगे तो वो 100 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही जो कैल्शियम क्लोराइड हमने फाइंड आउट करना है, सो मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मैस ऑफ CaCl2 का जो मैस है ये हमने फाइंड आउट करना है, और मोलर मैस ऑफ CaCl2 जो है वो है हमारे पास 111 ग्राम पर मोल।
अब हमने फाइंड आउट करना है कि 25 ग्राम में कितने होंगे। अब हमें ये पता है, जो यहाँ से पता चल रहा है दैट के 100 ग्राम जो है, ठीक है, 100 ग्राम CaCO3 जो है वो रिएक्ट करके जो बना रही है कैल्शियम क्लोराइड, वो 111 है, ठीक है। सो क्या कहेंगे हम कि 100 ग्राम ऑफ किसका CaCO3 रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस CaCl2 कितना बनाता है 111 ग्राम। 100 ग्राम अगर रिएक्ट करता है तो 111 बनाता है। अगर 1 ग्राम रिएक्ट करेगा, ठीक है, CaCl, तो वो कितना बनाएगा, वो आ जाएगा 111/100। और अगर 25 करेगा, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 25 ग्राम जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो CaCl कितना बनाएगा 111/100 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27.75 ग्राम्स। इसका मतलब है 25 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 27.75 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड इक्वेशन एग्जाम्पल देखें, 1.80 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न्ड इन एयर, के 1.80 मोल इथाइल अल्कोहल को जब हवा में जलाया जाता है कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, विल यूटिलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, वो कितने मोल ऑक्सीजन गैस का यूज़ करेगी, और हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं वो भी मालूम करने। अब हमें जो चीज़ें गिवन है इसमें है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, हमें सबसे पहले गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये है 1.80। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो ऑक्सीजन, जितने की ज़रूरत है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकालने हैं तो हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले देखें इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल। और जब ये ऑक्सीजन के साथ में बर्न करता है तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 5, और यहाँ पे कितने हैं, 2। अब टोटल रिएक्टेंट्स के जो है ना वो हम हाइड्रोजन गिन लेते हैं। एक ये भी था 5 और 1 6, ये है 2। हम नीचे तो लगा नहीं सकते, इधर इस तरफ मोल्स बढ़ा देंगे तो ये 3 लगा दिया। 3 2 6 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्बन को। यहाँ पे कार्बन कितने, 2, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया तो कार्बन बैलेंस हो गया हमारे पास। अब ये कार्बन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की तादाद देखें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3, और यहाँ पे जो है वो 4 और 3 7 हो गए, 2 to the 4 और 3 ये 7 हो गए। ये लगाने से अब देखें 3 to the 6 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 2 to the 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गई। अब इससे हमें क्या पता चला कि ये देखें 1, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल कितना है 1, तो हमें क्या पता चला दैट 1 मोल ऑफ किसका, इथाइल अल्कोहल का, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है व्हेन कंप्लीटली बर्न्स, देखिए इसमें कार्बन जो है ना वो कितने दे रहा है हमारे पास ऑक्सीजन, उसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। अल्कोहल व्हेन कंप्लीटली बर्न्ड जलता है तो नीड्स ऑक्सीजन, कंप्लीटली जलने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको, 3 मोल्स। देख लें 1 है और ये 3, इसको 3 मोल्स चाहिए होते हैं।
अब अगर 1.8 मोल जलना है तो उसके लिए कितने की ज़रूरत हो जाएगी फिर उसको, तो मतलब 1.8 मोल्स जो गिवन है, ठीक है, ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन बर्निंग विल नीड कितने की ज़रूरत हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 × 1.8, ठीक है ना। अगर एक को 3 की ज़रूरत है तो 1.8 के लिए कितना हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 5.4 मोल्स मल्टीप्लाई करके आया। सो अगर 1.8 मोल हैं तो उनको कंप्लीटली बंद करने के लिए ऑक्सीजन को 5.4 मोल्स की ज़रूरत हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें कि जो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमें जो दूसरी चीज़ मालूम करनी थी कि 1 मोल किसके ये है, ऑफ इथाइल अल्कोहल। 1 मोल अगर इथाइल अल्कोहल है तो प्रोड्यूस कितने करता है वो, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो 2 मोल्स। देखें 1 मोल जो है वो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1.8 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा, विल प्रोड्यूस, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो जाएगा 1.8 × 2, ये कितने प्रोड्यूस कर रहा है तो 1.8 के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 मोल्स। इसका मतलब है कि 1.8 मोल इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा 3.6 मोल्स। थर्ड एग्जांपल देखें, कहते हैं एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, के 0.3 मोल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने की जरूरत होगी। जब जो चीजें हमें गिवन है वो है मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के मोल्स कितने गिवन है 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ये गिवन है, और ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जितनी भी यूज हुई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ग्राम्स ऑफ O2 यूज्ड, इसको बर्न करने के लिए वो हमने यूज करनी। सो हम जो है वो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहले एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बना देती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्रिस क्रॉस में मैंने बताया था कि वो उनकी वैलेंसीज आपस में स्विच हो जाती है, Al2O3। अब ये देखें, अब यहाँ पे है एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो 2 2 4 एल्यूमिनियम हो गए और 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा दें, 3 2 6 हो गया। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 4 लगा दें। अब इससे हमें क्या पता चला, देखें, इससे हमें पता चला दैट 4 मोल्स ऑफ हमारे जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन, तो ऐसी सूरत में इसको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत हो जाएगी 3 मोल्स की। देखो ना 4 मोल को 3 मोल कंप्लीटली बर्न होने के लिए चाहिए, तो 1 मोल को कितने की जरूरत हो जाएगी ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन टू बर्न, वो क्या आ जाएगा 3/4। यूनिटरी मेथड है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास 0.3 मोल्स हैं, मींस के 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन, तो उसके लिए क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.225 मोल्स। अब हमने मैसेज भी फाइंड आउट करने, सो इससे क्या, सो फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का क्या होता है 32, ठीक है ना, 16 2 32 हो गया।
सो 0.25 मोल्स का कितना हो जाएगा? 0.225 मोल्स ऑफ O2 विल हैव मैस, इनका मैस जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 इंटू 0.225, तो ये हो जाएगा 7.2 ग्राम्स। इतना जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर मैस होगा। 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका इतने ग्राम्स में मैस होगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने जो है वो केमिकल इक्वेशंस और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस वाला टॉपिक अपना कवर कर लिया है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।